सरकार के साधन इतने नहीं हैं कि हम रोजगार के अवसर इतने अधिक पैदा करें कि सभी को हम रोजगार दे दें। अगले वर्ष 1350 डॉक्टर हमारे रोजगारी की लाइन में होंगे। मैं ये सच इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जितने मेडिकल कॉलेज हमारे यहां खुले हैं उनमें इनटेक और आउटटेक की अगर बात कर ली जाए, कोई भी उतने रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 60 से 70% जो हमारे युवा डॉक्टर पढ़कर आ रहे हैं उनको रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करवा जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी हमारी सरकार को 4 महीने का समय हुआ, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ जो युवा साथी हैं या लोग हैं वो हिमाचल से है। 4 महीने पहले जब फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद फिर आता है बजट का। जिस तरह पारिवारिक बजट चलता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये को खर्च करने के लिए आप अपना बजट बनाते हैं, कोई बिजली का बिल, कोई पढ़ाई का बिल, कोई खर्चे का बिल। उसी समय हमारे पास बजट की हालात प्रस्तुत की गया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और हालात यहां तक थे, आपने सुना होगा। मैं बड़ी सरलता से आपको बताना भी चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं। हालात यहां तक थे कि हमको जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और दिनचर्या का खर्चा उठाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर 1700 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा, और अभी तक हम 6000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। कोई कर्ज क्यों लिया? कर्ज जो पिछला कर्ज है उसको चुकाने के लिए कर्ज लिया, उस कर्ज का जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए कर्ज लिया, और जो हमारे खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमने कर्ज लिया। हमने कड़ी मेहनत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने के बाद दिन रात हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य है, चाहे कर्नल धनीराम शांडिल जी है, रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठकर कि कैसे व्यवस्था में सुधार किया जाए। हमने कहा, आप मेरी कई बार सुनते होंगे, हमने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में हमने ये कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 4 साल के भीतर पटड़ी पर लाएंगे। उसके लिए हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। चाहता तो मैं भी कर्ज लेके चला जाता, अपना 5 साल आराम से बिताता कि मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हूं, अरे परे बहुत गनमैन है। मेरे तो जीवन में जब मैं एमएलए बना था तब तो एक भी गनमैन नहीं था, और अभी मैं जब 5 चुनाव लड़ा तो चुनाव से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप गनमैन ले लीजिए। मेरे पास तो नहीं, गनमैन भी नहीं था, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो चारों तरफ गनमैन हो गए, हर चीज का निकलने में भी वो हो गया। लेकिन हमने कहा कि हमें प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमने फैसले किए और हम फैसले करने से पीछे नहीं हटे। सभी फैसले सही नहीं होते और सभी फैसलों का स्वागत भी नहीं होता, पर जब प्रदेश हित में फैसले किए जाएंगे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए वो सुखद होगा। अगर हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे तो आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। उसके लिए भी समय लगेगा। जो व्यवस्था पिछले 40 साल से बिगड़ी है, चल रही है कि चलने दो, आने दो, आने दो, ऐसे फैसले नहीं कर सकते। हमने क्या किया? हमने कहा हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को देखा जाए, हिमाचल की नदियों को देखा जाए,
नदियां हमारी है, बहता हुआ सोना हमारा है, लेकिन हमें क्या रेवेन्यू मिल रहा है उससे? क्या पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। बिजली पैदा हो रही है, लेकिन आपको छोटा सा टुकड़ा डाल दिया गया। सबने हमारा विरोध किया कि आप जनरेशन जो वाटर पर है सेस ना लगाइए। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स है, 14,000 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं। वो तो 50, 30 से 40 हजार करोड़ रुपया खर्च कमा लेते हैं। हिमाचल की जनता को क्या मिलता है? डैम बन के वेपोरेशन हो जाती है और सर्दियों में धुंध के शहर बन जाते हैं। हमने वाटर सेस लगाया और मैं कल इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी मिला और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी मिला। ठीक है, कुछ बातें हैं जो उनको लगता है कि आप सेस लगाएंगे तो हमारे बिजली के जो कंज्यूमर है उस पर बोझ पड़ेगा, लेकिन हमने कहा कि हम संवाद से बातचीत का हल चाहते हैं और हमने सेस लगाकर तकरीबन आने वाले एक साल में हम 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। हमने शराब नीति की समीक्षा की। 4 साल से मैं कहना चाहता हूं, 4 साल से आप शराब के जो ठेके थे उनको 10% के रेवेन्यू से रिन्यू करते थे, मतलब 10% बढ़ाकर उनका रिन्यू करते थे। हमने कहा हमारा राजस्व घट रहा है और हमने पॉलिसी में चेंज किया। पार्टी के बाहर से भी और पार्टी के अंदर से भी हमको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जब ऑक्शन किया, हमने नीलामी की, तो 1 साल के अंदर 900 करोड़ रुपए की राजस्व ज्यादा बढ़ा। अगर यही हिसाब लगा दिया जाए कि पिछली सरकार ने किया होता, अगर पिछली सरकार ने ऑक्शन की होती तो अगर 900 करोड़ नहीं तो कम से कम 2000 करोड़ का पिछली सरकार जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने हमारे राजस्व को हानि पहुंचाई है। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। आपने हमारा बजट देखा होगा, मैं बड़ी सरलता से और सहजता से आपको समझाना चाहता हूं। अपने उसमें बजट में हमने क्या दर्शाया है। आप कई लोगों का बजट इंटरेस्ट नहीं होता, कई लोग बजट को एक डॉक्यूमेंट समझते हैं, लेकिन हमने बड़ी सरलता से कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये बजट हमारी दिशा को तय करने वाला बजट है। हेल्थ में हमने क्या करना है, मैं कैजुअलिटी में जाता हूं, आप लोग कैजुअलिटी में, हमारे जो इंटर्न वाले डॉक्टर है वो जाते हैं, एक बेड पर 2-3 सोए होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर भेज देता है, जाओ कैजुअलिटी में देखो, देखते ब्लड प्रेशर देख लेते, या कर लेते, टेलीफोन कर लेते। हमने कहा कि नहीं, इस ढंग से कैजुअलिटी इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल, इसको डेवलप करना पड़ेगा और हम उसमें काम कर रहे हैं। और कैजुअलिटी में हमने कहा कि कुछ डॉक्टर्स की पोस्टें भी क्रिएट करो, कुछ नर्सिस की पोस्टें भी क्रिएट करो, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट भी क्रिएट करो और कुछ वार्ड वाइज की भी पोस्ट क्रिएट करो। और हमने ये भी कहा कि कैजुअलिटी में एक डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी नहीं देगा, वो 8 घंटे, मेरी बॉडी मेरे को अलाउ 8 घंटे करती है, लगा दिए 24 घंटे के लिए, वो कितना देखेगा बेचारा, वो लगा यूं ही गुस्सा आएगा, उसको ऐसे कर देगा। तो इसलिए हमने उसका पूरा सर्कल बनाया, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। आईसीयू में कौन डॉक्टर कितने घंटे देखेगा, उसमें नर्सिस को भी हमने कहा कि नर्सिस को भी आईसीयू में एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। आने वाले समय में बजट के बाद हम उसको डिपार्टमेंट हो इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में डेवलप करेंगे और एक ही डॉक्टर उसको देखेगा। मेडिकल साइंस बदल रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी बदल रही है,
और आपको भी उस मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। हमारी मेडिकल साइंस अभी किताबों के लिहाज से तो बहुत अच्छी है, बुक से हम पढ़ भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमको डिग्री भी दे सकती है, लेकिन भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी जो 5G और 6G पर आधारित होने जा रही है, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप डॉक्टर भी 20 साल पीछे हो जाएंगे। हमने कहा कि हम दे क्या रहे हैं, हमारे अभी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी 20 साल पीछे है। 4000 करोड़ रुपए का बजट हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल के सुधार के लिए इस साल के बजट में रखा है। हम 4 मेडिकल कॉलेजेस में IGMC, टांडा, नेरचो और हमीरपुर, बाकी 2 मेडिकल कॉलेज अभी बन रहे हैं, उसमें रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़े, आप डॉक्टर भी कैसे इलाज कर सकते हैं, आपका कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपके पास पैट स्कैन नहीं है, आपकी MRI और CT स्कैन 128 स्लाइस की चल रही है, आपको उससे भी एडवांस जाना है। हमने कहा कि आज के बाद लेटेस्ट CT स्कैन, लेटेस्ट MRI और लेटेस्ट पैट स्कैन हम 2 कॉलेजेस में शुरू करने जा रहे हैं, टांडा में भी और अभी IGMC में। पर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में टेस्ट से लेकर एंड टू एंड हम वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी को आने वाले 6 महीने में एस्टेब्लिश करने की बजट में प्रोविजन कर सके। लेकिन कहते हैं ना, जेब में अगर 100 रुपया ही है, अगर 200 रुपया खर्च करोगे तो वो टूट जाएगा। तो हालात हमारे भी वैसे ही थे। हम 100 रुपए की जगह आज तक हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 140 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 29 रुपया ही, 100 में से 29 रुपया ही आपके विकास में खर्च हो रहा है। बाकी पेंशन 10% तो हम ब्याज पर ही खर्च कर देते हैं। पेंशन, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पे, ये सब चीजों पर खर्च हो रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट जारी है। इसीलिए हमने एक रोड मैप बनाया है। हम फैसले भी कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी और भविष्य की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चलना पड़ेगा। हम अपने प्रदेश को पीछे नहीं रख सकते और हमने कार्य शुरू किया है। वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। वो हमीरपुर में बनाने जा रहे हैं। अभी हमने उसमें 50 करोड़ सिर्फ लैंड के लिए लिया है। मेडिकल सर्विस कारपोरेशन बनाया है। मैंने एक चीज और पाई, जब अभी मुझे तो 4 महीने हुए, प्रिंसिपल महोदय आते हैं, नक्शे दिखाते हैं। सॉरी, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आए, नक्शे दिखाए, बिल्डिंग का ये दिखे। आपने MBBS की, MD की, इतनी पढ़ाई की, ये आपका कार्य नहीं है। आप कोर उसमें जाइए। हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया। जो आपके पास HS ऑफिसर होता है वो देखेगा, ये वो खाए ना डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के धक्के। अब प्रिंसिपल चले बेचारे, हमें पैसे दे दो, हमें ये दे दो। उन्हें हमने कहा कि आप शिक्षा क्षेत्र के कोर नेटवर्क की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों को कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है, क्या सुविधा देनी है, उस तरफ ध्यान दीजिए। इसलिए हमने उसके नियमों में भी परिवर्तन कर दिया है। तो इसलिए धीरे धीरे ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि एक और कार्यक्रम में जाना है और वो कह रहे कि आपने खाना, हमारे पास खाना है, हम तो खुद भूखे हैं। तो डॉक्टर लोग, हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन, उनके पास जाना। लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे कल के नेता भी है, कल के डॉक्टर भी है, कल के भविष्य भी है। मेरी एक राय रखना अपने जीवन में, चुनौती के सामने ना तो झुकना, ना ही डरना। उसका मुकाबला कड़ा परिश्रम, हार्डवर्क ही कर सकता है। और ये जब दिल में आप जज्बा लेकर चलोगे, कोई चुनौती को पार करना मुश्किल नहीं होगा।
इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, हम रोजगार के अवसर स्टाफ नर्सेज को भी देख रहे हैं। हमने बजट में अंत में मैं ये बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा कि ओवरसीज भी बनाया हमने एक डिपार्टमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ ओवरसीज बनाया। हमारी सरकार उसमें भी काम कर रही है कि विदेश में अगर किसी स्टाफ नर्स या डॉक्टर को नौकरी करते हैं, उसका ट्रैक कैसे हम रखें, हम उसका पूरा बायोडाटा बना रहे हैं और किस जगह किन चीजों की जरूरत है, एम्बेसी से हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई हिमाचली बेटी या बेटा बाहर नौकरी करने जाता है, उसको अभी यही ज्ञान नहीं होता कि उसने किस कंट्री में जाना है, कितने उसको पैसे मिलेंगे। वो विदेश के नाम से तो चला जाता है, कई जगह तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है बेटियों की। हमें उस दृष्टिकोण से भी हमने एक अभी बजट में उसका हमने प्रारूप तैयार कर रहे हैं। पूरे इंडिया के देख रहे हैं, केरल का देख रहे हैं, तमिलनाडु का देख रहे हैं, हम हरियाणा का देख रहे हैं, उनसे बेस्ट बना रहे हैं हम। उनके भी कुछ नहीं है कि हमारी कोई बेटी अगर बाहर जाना चाहेगी, लेबर एम्प्लॉयमेंट में हमारे जो डिपार्टमेंट उसमें अप्लाई करेगी, उसके लिए रोजगार बाहर कहां अच्छा मिल सकता है, वो गाइडेंस के लिए भी हमने एक संस्था बनाई है जो आने वाले समय में आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेगी। और जो विश्व की तेज अर्थव्यवस्थाएं होती है, अगर वो वक्त के साथ ना चले तो पिछड़ जाती है। हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमने इसके अनुसार हमारी कौन सी इंडस्ट्री होगी उसको आगे बढ़ाया। हम ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो भविष्य की ऊर्जा है। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 40 साल से 5 करोड़ का बजट चल रहा था, तो यहां से 50 हो जाता था। इस बार हमने तकरीबन 3000 करोड़ का बजट टूरिज्म के लिए रखा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हेलीपोर्ट से जोड़ने की हमने सुविधा देनी है। हेलीपोर्ट, आप चंडीगढ़ से मंडी आओगे तो 35 मिनट में पहुंच जाओगे, आप चंडीगढ़ से शिमला आओगे तो आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारा हेलीपोर्ट से जोड़ने का प्लान है। और कांगड़ा एयरपोर्ट और जो बल एयरपोर्ट है उसकी हमने SIA रिपोर्ट हम अप्रूव कर दी है। कांगड़ा एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करने का हमारा दायित्व है। टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट कांगड़ा को हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमने उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, जिसमें आप जब भी जाओगे, रात को भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आज कंक्रीट की दीवारों को देखने के लिए लोग दुबई जाते हैं। हमारे पास तो इतनी सुंदरता है जहां हम उसको बेच ही नहीं पाए। 2 साल के भीतर आप कांगड़ा का स्वरूप भी बदला हुआ देखेंगे, मंडी का स्वरूप भी बदला देखेंगे। मैं अभी पिछले दिनों स्पीति गया, स्पीति में पहाड़ देखकर जिसमें बर्फ है, -10 डिग्री टेम्परेचर था 15 अप्रैल को -10 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन वहां बर्फ की सुंदरता के बीच में हम उसको भी अभी पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे तो आने वाले समय में आप बोलेंगे कि हम सबसे समृद्धशाली और सबसे रिच प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, आप रोजगार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी हमारे नए छात्र हैं, इन्हीं शब्दों के साथ जितने हमारे 2017 और 22 के छात्र हैं, क्योंकि मुझे पता ना अब जो आपके पिछले बैच वाले हो वो भी मेरे पास ही आते हैं वहां सचिवालय में, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत मेहनत से MBBS की पढ़ाई होती है, दिन रात एक करना पड़ता है तब पढ़ाई होती है, पूरी बुक को याद रखना पड़ता है। पहले तो नीट का टेस्ट सबसे टफेस्ट है, फिर उसके बाद आपकी MBBS की पढ़ाई बहुत टफेस्ट है। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक रोजगार हिमाचल प्रदेश में किस रूप में विकसित हो, उस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य करेगी। अब CSA के अध्यक्ष मुझे मिले थे, क्योंकि मैं खुद CSA प्रेसिडेंट रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ग्राउंड की सुविधा नहीं है, और जो ये उम्र है इसमें ग्राउंड की सुविधा होना बहुत जरूरी है। खेलने के लिए भी होती है, चेयर सुनने के लिए भी होती है, मॉर्निंग वॉक के लिए भी होती है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला है, अगर मेडिकल कॉलेज की
में ग्राउंड ही नहीं है तो 500 बच्चे खेलेंगे कहाँ। तो 7 लाख की जगह अगर हमें प्राइवेट की एक्वायर भी करनी पड़े हम एक्वायर करेंगे, आपको ग्राउंड की सुविधा देंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल की लाइफ देखी है और हॉस्टल ना हो तो फिर बाहर प्रॉब्लम रहती है। हॉस्टल की लाइफ में रात को भी कुछ खाने को, किसी के कमरे में उठ के चले जाओ, किसी के कुछ हो जाओ, गप्पे पूरी हो जाती है। हम तो खुद 2-2, 3-3 बजे तक रात को हॉस्टल की लाइफ में रहे हैं। और जो सीनियर हो जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी में तो सीनियर होते हैं, तो डॉक्टर बन जाते हैं जो सीनियर होते हैं, उनके जो जूनियर होते हैं चाय भी बना के लाते हैं, ये भी लाते हैं। तो उनको हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान कर दी जाएगी। और हम चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं उनके लिए हॉस्टल हो। तकरीबन जब भी जगह उपलब्ध होगी आपको हम ये हॉस्टल की सुविधा भी देगी, पर सबसे पहले उसके लिए हमें लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कह दिया, लैंड एक्वायर होगी, 6 महीने 1 साल लगेंगे, आप 1 साल में ना आ जाना, ये फटाफट क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है। तो आपकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का इस सभागार में आए, खासकर सीनियर डॉक्टर्स का भी, सबका मैं नाम नहीं ले सका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।